नमस्कार साथियों, बुंदेली हलचल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर अपने एक ख़ास एपिसोड जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से, उसमें आप सबके साथ हाजिर हुए हैं। और हमारे साथ में हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं सर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग के एचओडी सर वीके श्रीवास्तव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल में। सर जो हमारा पिछला एपिसोड था सागर की स्थापना, बेहद ही रोचक एपिसोड था और दर्शकों ने इसको बहुत ही पसंद किया है। और इसमें सर हमने जब चर्चा की थी तो इसमें सर जो हरीश सिंह गौर जी हैं, जिनकी वजह से आज पूरा सागर जाना जाता है, उनके जो पितामह थे ठाकुर मान सिंह, वो सागर आकर बसे थे। तो जानना सर यहीं से शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की कि डॉक्टर हरीश सिंह गौर के परिवार में कौन कौन था, किस तरीके से उनके परिवार के लोग थे, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, ठाकुर मान सिंह जो थे वो सागर में आके बसे थे और जो 1842 का बुंदेला विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। और उनका एकमात्र पुत्र थे ठाकुर तखत सिंह और उनका विवाह हुआ था लाडली बाई के साथ। और इन्हीं के संतान थे डॉक्टर हरीश सिंह गौर। तो इस प्रकार डॉक्टर हरीश सिंह गौर कुल 4 भाई और 2 बहनें थे। सबसे बड़े भाई ओंकार सिंह, उसके बाद आधार सिंह, उसके बाद गणपत सिंह, उसके बाद हरी सिंह और 2 बहनें थीं लीलावती और मोहन बाई। तो ये उनका परिवार था। और इसमें आपको बता दें कि जो आधार सिंह थे वो सही मायने में उनके परिवार का आधार थे। उन्हीं की वजह से उनका परिवार आगे राइज कर पाए। तो सर ये इनके परिवार के बारे में बात हो गई। साथ ही अब आपको चर्चा का विषय बताते हैं और चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में सर हरीश सिंह गौर जी की जयंती है, जिसको पूरा सागर शहर, पूरा प्रदेश और पूरा देश बढ़ चढ़कर मनाता है। और क्योंकि इनका जो योगदान है, अगर सागर शहर में कभी बात आती है दानवीर की या दानवीर शब्द की, तो जहन में एक ही शब्द आता है, वो था डॉक्टर हरीश सिंह गौर। एक ऐसे महान दानवीर जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके, अपना सारा सब कुछ संपत्ति दान करके सागर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसकी वजह से आज सागर को एक अलग पहचान मिली। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। कुछ सवालों के ज़रिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे आज्ञा चाहूँगा सर। सुना है कि जो हरीश सिंह गौर जी थे वो अपनी माँ और बहन के प्रति बड़ा लगाव था, स्नेह रखते थे। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपको बता दें कि डॉक्टर हरीश सिंह गौर की जो माँ थी लाडली बाई, डॉक्टर हरीश सिंह गौर के बारे में अगर जानकारी के स्रोत की बात करें तो उन्होंने अपनी आत्मकथा 7 लाइव्स लिखी है और बाकी भी कई किताबें उन पर। तो 7 लाइव्स में उनके बारे में बहुत कुछ विस्तार से वर्णन दिया गया है। तो उसमें उन्होंने स्वयं बताया है कि मेरी माँ, मेरे जो पितामह थे मान सिंह जी, वो गोरे भोरे थे, अच्छे लंबे चौड़े थे। और मेरी माँ भी बहुत गोरी चिट्टी थी और इसीलिए उनको लोग भूरी बाई कहते थे। अच्छा। और इनके पितामह को बुरे खां कहा जाता था। अच्छा। और इनकी जो 2 बहनें थीं मोहन और लीलावती, तो वो इसमें बताते हैं कि जिस प्रकार आप देखिए शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई का विशेष प्रभाव था और वो उनकी प्रारंभिक शिक्षिका भी थी। और इसी प्रकार डॉक्टर हरीश सिंह गौर पर उनकी माता लाडली बाई का विशेष प्रभाव था और वो उनकी एक शिक्षिका भी थी। और आपको बता दें कि जो इनके पिता थे तखत सिंह पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन आराम तलब इंसान थे। और जब उनके पुत्र आधार सिंह की नौकरी लग गई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो अपने पुत्र की नौकरी के दम पर अपना जीवन बसर करने लगे। और आधार सिंह ने उनको पहले 50 रुपये प्रति माह भेजते थे और जैसे जैसे आधार सिंह का विवाह हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी, तो वो 50 रुपये मासिक पेंशन से 30 रुपये पे आए, 30 से 10 पे आए। तो इस प्रकार जो खर्चा चल रहा था उसमें प्रमुख भूमिका इनकी माँ निभा रही थी। और डॉक्टर हरीश सिंह गौर को ये बड़ा नागवार गुजरता था कि उनके पिता कुछ नहीं करते और माँ इतनी मेहनत करती हैं। उनकी माँ दिन रात मेहनत करती थी और चरखा चलाने का उनको विशेष शौक था। और डॉक्टर हरीश सिंह गौर ने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि मेरी माँ अनपढ़ होने के बावजूद भी काफ़ी बुद्धिमती थी। उनका गणित में विशेष रुचि थी और गणित की कई युक्तियों को उन्होंने इतनी छोटे छोटे उसके फार्मूले बना रखे थे कि बड़ी से बड़ी गणित की समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल देते थे। और अल्पभाषी थी। तो आप देखिए कि सौंदर्य के साथ ज्ञान एक कॉम्बिनेशन, बेहतर कॉम्बिनेशन था। बहुत कम देखने को मिलता है। और तीसरी बात आप देखिए कि सुंदर थी और गणित में होशियार थी। और जो एक और जो बात
कि महिला होकर अल्पभाषी होना एक दुर्लभ गुण है, बिल्कुल और वो उनमें था। ठीक। और उनकी अनुवांशिकता में यह गुण उनकी बेटी को भी मिला था। जैसे उनकी बड़ी जो बेटी थी उसका नाम लीलावती जरूर था, लेकिन उनकी छोटी जो बेटी थी मोहन, वो गणित में बहुत होशियार थी, और डॉक्टर ऋषि गौर भी बहुत होशियार थे। तो ये डॉक्टर ऋषि गौर और उनकी जो बहन मोहन बाई, ये दोनों की दोनों निरंतर स्कॉलरशिप प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार अपनी माँ और बहन के प्रति इनका विशेष अनुराग था, और उनको हद से ज़्यादा वो चाहते थे, माँ को भी और बहन को भी। और सर गौर साहब के बारे में एक और बात निकल के आती है कि वो रामायण का पाठ बहुत अच्छा करते थे। ये जो बात निकल के आती है इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है। आपको बता दें कि वो उनकी जो बड़ी बहन थी मोहन लीलावती, उसका जो ससुराल था वो मोहारी गांव में था, और छोटी बहन जो मोहन थी उनका ससुराल चिलपाड़ी पर था। तो एक बार वो अपनी बड़ी बहन के ससुराल में गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मतलब जो परिवार थे उस समय अंधविश्वास काफ़ी थे। मतलब आप देखिए मज़ेदार चीज़ कि वो बताते हैं कि मतलब जीजा और साले आपस में एक दूसरे का पर्दा करते थे। मतलब गौर साहब जब वहाँ गए मोहारी में, तो वो अपनी बहन के पति से नहीं मुलाकात कर पाए। और वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो मुखिया थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो रामायण का पाठ बहुत पसंद करते थे। और जब उन्हें पता चला कि रामायण डॉक्टर ऋषि गौर भी अच्छा पढ़ते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर ऋषि गौर से रामायण का पाठ करवाया, और सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए। और ये जो पाठ था इतना बेहतर ढंग से उनके द्वारा किया गया कि पूरा गांव मतलब उनका पाठ सुनने के लिए सब कुछ छोड़कर आता था। और डॉक्टर गौर लिखते हैं कि इससे उनकी जो बहन थी उनका प्रमोशन हो गया, क्योंकि वो जब भी बाहर निकलती थी घर से तो लोग कहते थे कि रामायण पढ़ने वाले की बड़ी बहन जा रही है। तो उसका समाज में काफ़ी इज्जत बढ़ गई। तो इस प्रकार रामायण का पाठ काफ़ी बेहतर उन्होंने किया था, और रामायण से उन्होंने उनके जीवन में जो शिक्षा थी वो आप आगे देखेंगे वो प्रस्फुटित होती है। अच्छा, और सर बचपन की एक बात करें गौर साहब के, तो गौर साहब को बचपन में तिलगा कहा गया था, इसके पीछे क्या वजह थी? असल में डॉक्टर गौर साहब ने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो एक स्कूल में की थी, और उसमें उनको एक कायस्थ शिक्षक थे, उनका नाम था मदन लाल जी। और ये मदन लाल जी उनको पढ़ाते थे, और एक बार उनके पिता तख्त सिंह मदन लाल जी के पास मिलने गए, तो उन्होंने अपने तख्त सिंह से कहा कि आपका लड़का तो तिलगा है, और वो एक दिन देखिएगा बहुत चमकेगा। और यह बात आकर डॉक्टर गौर को जब उनके पिता ने बताई, तो डॉक्टर गौर खुशी से फूले नहीं समाए, और उन्होंने लेके अपने जो सहपाठी थे उनके साथ ये बात शेयर की कि माँ साहब ने मुझे तिलगा कहा। तो उसको लोग चढ़ाने लगे डॉक्टर गौर को, तिलगा तिलगा। तो डॉक्टर गौर को लगा कि अरे मैंने बेकार इनके साथ शेयर किया, ये तो मतलब इसको चढ़ाने पर रह रहे हैं। तो लेकिन फिर उन्होंने बाद में जब उनको यहाँ पे मिसेल स्कॉलरशिप मिली, और जो पढ़ाई लोग 2 साल में करते थे उन्होंने 1 साल में करके बता दिए, अच्छे अंक प्राप्त किए, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तिलगा हैं। तो जो बच्चे उनको चढ़ाते थे उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया, और तिलगा अब उनके लिए स्टेटस सिंबल बन गया। क्या बात है। सुना साथियों आपने कितनी रोचक जानकारी है कि डॉक्टर गौर को जो बचपन का नाम आज हमें सबको जानने मिला है कि उनको तिलका करके चिढ़ाया गया, और उसके पीछे की सर ने वजह भी बताई। इसके बाद सर जब बात आती है प्रारंभिक शिक्षा हो गई, फिर मैट्रिक करने के लिए उनको जबलपुर क्यों जाना पड़ा? देखिए सागर में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उसके अंकुर अगर देखा जाए तो इस उनके जबलपुर जाने में मौजूद थे। क्योंकि यहाँ पर 1873 में यहाँ से जो हाई स्कूल था वो जबलपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और जबलपुर में वो आगे चल के रॉबर्टसन कॉलेज बना। तो यहाँ पर चूँकि सुविधा नहीं थी मैट्रिकुलेशन की, तो मैट्रिक करने के लिए वो उनको जबलपुर जाना पड़ा। और आपको बता दें कि मतलब आप देखिए बहन भाई के प्यार की बात देखिए कि डॉक्टर गौर जब जबलपुर जा रहे थे तो पहले तो माँ के साथ बिछो था, तो माँ की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद जहाँ से ऊँट गाड़ी मिलती थी, ऊँट गाड़ी तक इनकी बहन मोहन इनको छोड़ने गई। और डॉक्टर गौर ने लिखा है कि मैं जब ऊँट पर बैठा और बहन मुझे देख रही थी तो मेरा हृदय कँप रहा था, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा नहीं हो मेरी बहन से मेरी आखिरी मुलाकात हो। और उसके बाद वहाँ से करेली गए, करेली से वो जबलपुर पहुँचे, और जबलपुर पहुंचकर उन्होंने वहाँ जबलपुर में जो इनके बड़े भाई थे आधार सिंह, उनके एक मित्र थे गजाधर शुक्ल।
तो गजाधर स्कूल के पास भी कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर स्कूल जाने लगे। इनके पिता के पास एक सोने की अंगूठी थी और वो अंगूठी इनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप से उस प्रकार की एक सोने की अंगूठी ले ली। और वहाँ पर एक उनका सहपाठी पढ़ता था, तो उसने इनको अपने घर पर बुलाया। तो सहपाठी की माँ ने कहा कि बेटे तुम सागर के हो और हम भी सागर के हैं, तो तुम अलग क्यों रह रहे हो, बेकार अकेले रहते हो, हमारे साथ आके रहो। तो डॉक्टर गौर को बड़ी खुशी हुई कि चलिए मुझे मतलब ये बुला रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं। तो डॉक्टर गौर उनके पास आ गए और डॉक्टर गौर क्या करते थे, रात को उनके पास जो छोटी बक्सा था, तो रात को वो सोने की अंगूठी उतार कर उसमें रख के ताला लगा देते थे। अब उनकी अंगूठी गायब हो गई। तो डॉक्टर गौर को समझ में आया कि ये जो माँ बेटे ने मुझे अपने पास बुलाया, इसके पीछे जो राज था मेरी सोने की अंगूठी हथियाना था। तो उन्होंने गजाधर शुक्ल जी के पास गए और अपनी आप बीती सुनाई। गजाधर शुक्ल ने वहाँ के पुलिस अधिकारी से बात की और बाद में मुकदमा चला और उस महिला को कारावास की सज़ा हुई और वो सोने की अंगूठी डॉक्टर गौर को वापस मिल गई। लेकिन ये जो हुआ घटनाक्रम, इसमें उनके साथ इतना तनाव से गुजरे वो इस बीच में कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए और वो फेल हो गए। और फेल होने के बाद वो जबलपुर से वापस सागर आना पड़ा और बड़े दुखी मन से वो आए कि मतलब अंगूठी भी खोई और इतना परेशान हुए और जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। जी 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 जी। चलिए सर, तो आगे बात करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर गौर के जीवन में उनके एक प्रिय शिक्षक रहे थे प्रोफेसर जेम्स, उनकी क्या भूमिका रही? जब इस समय जबलपुर से लौट के आए, उस समय उनके बड़े भाई आधार सिंह नागपुर में थे, तो वो अपने भाई आधार सिंह के पास चले गए और वहाँ पर एक हिस्लप कॉलेज था, उस कॉलेज में इन्होंने मैट्रिकुलेशन करने के लिए दाखिला ले लिया। और यहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रोफेसर जेम्स ब्रेमनर थे। जेम्स ब्रेमनर एक इनकी पूरी आत्मकथा अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसमें आत्मकथा में कई जगह पर उन्होंने प्रोफेसर जेम्स ब्रेमनर की मुक्त कंठ से तारीफ़ की है। और उन्होंने इतनी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक होना चाहिए कोई तो जेम्स ब्रेमनर जैसा होना चाहिए। और वो उनसे इतने प्रभावित थे, उनसे उन्होंने दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, धर्म की शिक्षा प्राप्त की, इतिहास की शिक्षा प्राप्त की, अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार जेम्स ब्रेमनर, डॉक्टर गौर उनको बहुत पसंद करते थे और जेम्स ब्रेमनर भी डॉक्टर गौर को बहुत पसंद करते थे। और जेम्स ब्रेमनर ने हिस्लप कॉलेज के जो एग्जीक्यूटिव थी उससे कहकर इनका विदेश जाने की व्यवस्था की थी। जी हाँ, जी हाँ। और सर, जब गौर साहब विदेश गए, लंदन गए और लंदन के बाद जब भारत वापस आए तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सी समस्याओं में रहे। इसके पीछे क्या वजह थी? आपको बता दें कि डॉक्टर गौर के बड़े भाई विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और डॉक्टर गौर के बड़े भाई विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने समुद्र के बारे में बड़ी तारीफ़ की थी डॉक्टर गौर से। तो इनके मन में इनकी दो उत्कट अभिलाषाएँ थीं। पहली कि मैं भी विदेश जाऊं और दूसरी इनको ये बहुत पसंद था कि मैं जो डिग्री वाला जो गाउन पहनूं और हैट लगाऊं। और उसके बाद आप देखिए कि प्रकृति किस प्रकार इच्छा पूरी करती है। जेम्स ब्रेमनर के कहने पर इनका जो हिस्लप कॉलेज था उसने इनका नाम प्रपोज किया विदेश जाने के लिए। और आधार सिंह का जो पुत्र था मुरली मनोहर, तो आधार सिंह का पुत्र मुरली मनोहर भी, आधार सिंह ने कहा कि भाई तुम अपने साथ मुरली मनोहर को भी विदेश ले जाइए और ये भी विदेश में ही शिक्षा प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार डॉक्टर गौर और मुरली मनोहर दोनों के दोनों बॉम्बे पहुंचते हैं। और बॉम्बे में जब पहली बार जहाज़ में बैठे तो डॉक्टर गौर ने लिखा है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और समुद्र में जहाज़ चला जा रहा था और मेरा मतलब हृदय खुशी से लबरेज था। मतलब मैं जितना खुश था मैं कल्पना नहीं कर सकता कि शायद जीवन में मुझे इतनी खुशी कभी ना मिली हो। विदेश जाने की खुशी और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुशी। और फिर इसी बीच में उन्होंने एक कविता लिखी, स्टेपिंग वेस्टवर्ड। मन में एक कविता उन्होंने पूरी तैयार की और वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचे, आप देखिए परिस्थिति ऐसी हुई कि इन्होंने कहा था उनके बड़े भाई आधार सिंह ने कि भाई मैं आपको 1100 रुपये महीना दूंगा और आपको मितव्ययिता के साथ अपना जीवन गुजारना है। लेकिन डॉक्टर गौर ने लिखा है कि 1100 रुपये महीने काफ़ी नहीं थे विदेश में, तो मुझे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने स्कॉलरशिप के दम पर किताब लिखकर, कविता लिखकर, रॉयल्टी के माध्यम से और भाषण देकर इस तरह से कई तरीके से धन कमाया, मतलब ज्ञान के द्वारा धनार्जन किया। वहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे और कैम्ब्रिज में प्रतियोगिताएँ होती थीं, तो उसमें गणित की एक प्रतियोगिता होती थी और गणित में फर्स्ट आने वाले को पुरस्कार दिया जाता था। तो उस बार
कि जब प्रतियोगिता हुई उसमें प्रथम स्थान डॉक्टर ऋषि गौर को मिला, और चूंकि डॉक्टर ऋषि गौर एक गैर यूरोपीय थे, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव थी उसने कहा कि भाई इनको मतलब कैसे हम पुरस्कार दे दें, तो उन्होंने नोटिस पर लिख दिया कि इस बार का पुरस्कार किसी को नहीं दिया जा रहा। अच्छा। उसके बाद एक और घटना इनके साथ घटी कि एक चांसलर का स्वर्ण पदक मिलता था डिबेट में, और उसमें इन्होंने भाग लिया, उसमें भी इनका प्रथम आए, तो वो स्वर्ण पदक इनको मिलना चाहिए था। लेकिन उस पर भी लिख दिया गया कि इस बार यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया जा रहा। तो यूरोपीय न होने के कारण इनको इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और ये जो कविता का कंपटीशन था असल में, और इसके लिए चांसलर स्वर्ण पदक दिया जाता था, उन्होंने ये कविता उस समय के जाने माने जो साहित्यकार थे टेनिसन उनको दिखाई, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे कुछ समय ग्लैडस्टोन उनको दिखाई। इन दोनों ने उस कविता के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा भाई इतनी अच्छी बेहतर कविता हमें नहीं लगता कि हमने कभी पढ़ी है, ये तो बहुत ही बेहतर कविता। तो इस प्रकार उनको ये लग गया कि चलिए ठीक है, विश्वविद्यालय नहीं लेकिन इतने बड़े लोगों ने जो जाने माने कवि हैं वो अगर इसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उनको इसकी बड़ी संतुष्टि का भाव आया। सम्मान भले ना सम्मान, मिले, जी लेकिन जी। तारीफ मिल गई वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कई कविताओं का संग्रह निकाला रैंडम राइम्स करके, उसको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। उसी बीच में जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वो भी उस समय लंदन में थे। उनसे डॉक्टर ऋषि गौर ने मुलाकात की, वो वहाँ उस समय लिबरल पार्टी के इलेक्शन थे उसमें खड़े हुए थे। तो डॉक्टर ऋषि गौर ने उनका प्रचार प्रसार किया। तो ये ओजस्वी वक्ता थे। एक हेनरी लॉरेंस हैं, उन्होंने कहा कि मैंने लॉयड जॉर्ज से अच्छा वक्ता नहीं देखा, लेकिन जब मैंने डॉक्टर गौर को सुना तो मुझे लगा कि उनसे कहीं बेहतर वक्ता डॉक्टर गौर हैं। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार लॉर्ड जॉर्ज अन्य वक्ताओं से बेहतर हैं, उसी प्रकार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे भी बेहतर वक्ता डॉक्टर ऋषि गौर हैं। तो इस प्रकार उनके जो भाषण कला का जादू चढ़ कर बोलने लगा, विद्वता का डंका पूरे लंदन में बजने लगा, और वहाँ लिटरेचर सोसाइटी जो उसके भी वे सदस्य बन गए। तो इस प्रकार बहुत ही अल्प समय में, और वहाँ पे उनका जो कॉलेज में अध्ययन किया उसका आपको बता दें कि वहाँ पर वो उनके जो शिक्षक थे वो अल्फ्रेड मार्शल जो कि विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, जेम्स कीन्स वो भी एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, और एक हेनरी सिजविक जो कि महान दार्शनिक थे, और सर जॉन सीले जो कि महान इतिहासकार थे। इन लोगों के कांटेक्ट में आए, और जो डिग्री लोग 3 साल में करते थे वो इनके कारण उन्होंने 2 साल में कर ली। टाइपोस उन्होंने 3 साल का 2 साल में कर लिया, और जो 1 साल बचा उसमें विधि की डिग्री भी प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार वहाँ से उन्होंने कई मतलब सफलताएं, और पूरे ब्रिटेन में अपना नाम करके, लंदन में अपना नाम करके, और फिर उनको लौटना था। अब समस्या जो, जैसा कि आपने कहा कि आप देखिए कि परिस्थिति का पहिया किस प्रकार घूमता है, कि धन की कमी तो उन पर थी, तो उन्होंने भाषणों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा, कई समाचार पत्रों में संवाददाता भी थे, उनके द्वारा उन्होंने धन अर्जन किया। लेकिन जब वापस आना था, अच्छा यहाँ एक और घटना घटी कि जो मुरली मनोहर था, इनका जो भतीजा, ये भतीजा उतना अच्छा नहीं पढ़ रहा था। तो ये मुरली मनोहर बराबर अपने पिता को इनके बारे में कुछ न कुछ चुगली लेटर के माध्यम से करता था। और इनकी जो भाभी थी यानी आधार सिंह की जो पत्नी थी, आधार सिंह की पत्नी तो शुरू से ही डॉक्टर ऋषि गौर से द्वेष रखती थी। मतलब कहते हैं ना कि राग और द्वेष मन की शांति के सबसे बड़े लुटेरे हैं। तो उनको चूंकि अपने पुत्र के प्रति राग था, और पुत्र से बेहतर हरि सिंह गौर कर रहे थे, देवर कर रहा था, तो वो उनके प्रति द्वेष की भावना थी। तो इस प्रकार अपने पति को भी उनने भड़काया। उधर उनके मुरली मनोहर ने भी अपने पिता को डॉक्टर गौर के बारे में कहा कि मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर गौर अगर चाहते तो मुझे पास करा सकते थे, वो उनको पढ़ाते नहीं थे, मेरा ध्यान नहीं रखते थे। तो आप देखिए कि अब उनके जब इसीलिए आधार सिंह ने पैसे भी भेजना कम बंद कर दिए। तो उन्होंने जैसे तैसे अपना अपने भतीजे का खर्चा चलाया। और जब उनको वापस आना था तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना जो कुछ उन्होंने किताबें थी, उनके पास कुछ पदक थे, उनको बेचकर उन्होंने एक व्यक्ति से कहा भाई मेरे लिए आप टिकट की व्यवस्था करना, मुझे जाना है कल जहाज़ से, तो आप मुझे पैसा दीजिए। तो उसने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कल पैसा दे दूँगा। और आप देखिए उनके साथ मतलब विश्वासघात हुआ, और वो व्यक्ति दूसरे दिन आई ना।
तो वो सामान था वो भी सब चला गया इनका। और उसके बाद जहाज़ में जैसे तैसे बैठे तो एक व्यापारी ने इनकी आप बीती सुनी तो उन्होंने मदद की और जैसे तैसे ये बॉम्बे आ गए। और बॉम्बे आके फिर उनका जो जहाज़ में जो सामान था उसको छुड़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया तो एक इनको जो लिटरेरी सोसाइटी थी उसका एक स्वर्ण पदक था, उसको बेचकर उन्होंने वो पैसा प्राप्त किया। और इस प्रकार ये लेख मतलब जैसे तैसे अपने भाई के पास होशंगाबाद आए। और होशंगाबाद आए तो उन्होंने देखा कि इनके भाई ने इनका जो इनके प्रति बेरुखी का भाव अपनाया। तो कहते हैं ना कि आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे लिए। तो डॉक्टर गौर भी स्वाभिमानी थे, वो फिर वहाँ बिल्कुल नहीं रुके और तुरंत अपने भतीजे को छोड़ के सीधे जबलपुर आ गए। और जबलपुर में इनके 2 मित्र थे और उनसे इन्होंने मुलाकात की। उनसे कहा भाई हमारी नौकरी की कोई व्यवस्था करिए। तो उस समय एंथोनी मैकडोनाल्ड वहाँ पर कमिश्नर थे, तो उनके पास ये मिलने गए। इनके पास जो मैंने बताया जो 3 शिक्षक थे कैम्ब्रिज के, उनके प्रशस्ति पत्र थे। और रैंडम राइम्स जो पुस्तक थी इन्होंने एंथोनी मैकडोनाल्ड को दिखाई और वो काफ़ी प्रभावित हुए। और उन्होंने तुरंत इनके लिए एक भंडारा में रिक्ति पैदा की, सरकारी नौकरी, और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर EAC कमिश्नर का अतिरिक्त सहायक की इनको नौकरी भंडारा में प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से इनकी सरकारी नौकरी में ये आ गए भंडारा में जो थी। सर, डॉक्टर गौर का राजनीति में भी बड़ा एक दिलचस्प उनका रहा था, कहीं ना कहीं उनको अच्छी लगती थी। या राजनीति जो उनको कहा जाए तो राजनीतिक कैरियर उनका कैसा रहा? देखिए, आपको बताएं कि भंडारा में उन्होंने EAC की नौकरी की। जी हाँ। लेकिन इनके पास उधारी बहुत थी, क्योंकि इसी बीच में कई मुश्किलों में थे, इनको अपना पैसा भी उधारी का पटाना था। उसी बीच में एक माधव बंजारा एक डाकू था, तो वो जेल में बंद था। तो उसने अपनी माँ से कहा कि आप कैसे भी जाके इनसे बात करो, क्योंकि ये विदेश से आए हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, और ये अगर मेरा केस लड़ने तो मुझे उम्मीद है कि मैं जीत जाऊँगा। तो इन्होंने इनकी माधव बंजारे की माँ इनके पास गई और उनको कहा कि भाई आप कैसे भी करके मेरे बेटे को जेल से छुड़ाइए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं 1 बोरा पैसा आपको भी दे रही हूँ कि आप केस लड़ने के लिए यहाँ कर रहे हैं। मतलब केस जीतने की तो बात अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ आप केस लड़ने के लिए और वकालत करने के लिए हाँ कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको 1 बोरा पैसा दे रही हूँ। मतलब एक कलदारों से भरा 1 बोरा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धन होगा, उस समय राशि होगी। और जीत गए तो 1 बोरा और दूंगी। तो अब ये निर्णय डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए बड़ा दुविधापूर्ण था कि एक तरफ इतनी अच्छी सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ वकालत। जी हाँ। तो चूंकि वकालत करने का उनका शुरू से ही काफ़ी मन था, वे इंग्लैंड में भी वकालत करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे वकालत शुरू करने के लिए 150 पाउंड की आवश्यकता थी, वो उनके पास था नहीं। तो ये एक मौका मिला, फिर उनको लगा कि मैं सरकारी नौकरी में इतना नहीं कमा पाऊँगा कि अपना उधारी पटा सकूँ। तो अगर मैं ये ऑफ़र स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं उधारी को पटा पाऊँगा बेहतर। तो ये एक मुख्य वजह रही कि जो उन्होंने कहते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी, ये प्रश्न आता था, तो उसका एक ये रीज़न निकल कर आया। इस कारण से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वकालत करना चालू किया। जी हाँ। तो आप देखिए कि मतलब ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी सरस्वती के द्वार पर दस्तक दे रही थी कि हमें आपका साथ चाहिए। और हरि सिंह गौर तैयार हुए, और उसके बाद आप देखिए उनके जो भाग्य का सितारा एकदम चमक गया। जी हाँ। और उसके बाद तो वो उनका जो पूरे भारत में वो केस लड़ने लगे, बर्मा तक वो केस लड़ने गए। और एक स्थिति ऐसी थी कि भारत के जाने माने वकील, अगर पता चल जाता था डॉक्टर हरि सिंह गौर के खिलाफ लड़ना है तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्या बात है। और इस प्रकार धन की आवक भी उनके पास निरंतर होने लगी। और उसके बाद एक राइटर तो अच्छे थे ही, उन्होंने लॉ पर भी 3-4 किताबें लिखी। वो किताब इतनी प्रसिद्ध हुई कि छपते से ही उनकी कई हज़ारों प्रतियां बिक गई। तो जज तक उनके कायल थे। तो जब वो केस लड़ने के लिए जाते थे तो जज ये जानता था कि जिस केस पर बात हो रही है उस पर इनसे अच्छी किताब आज की डेट में मार्केट में नहीं है। तो इस प्रकार उनकी विद्वता का डंका पूरे भारत में बजने लगा था। और जैसा कि आपने राजनीति की बात की, उसी बीच में इनकी योग्यता से प्रभावित होकर दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्थापक उपकुलपति बना दिया गया। और यहाँ पर उन्होंने लगातार 3 टर्म पूरे किए, 1 टर्म, फिर दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, और तीनों टर्म बड़े सफलतापूर्वक पूर्ण किए। और इसी बीच में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके ये सदस्य बने। फिर असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी
के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और गांधी जी की लोकप्रियता में कमी आई थी। उस समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और उस समय चूंकि कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में सहयोग न किया जाए, इलेक्शन न लड़ा जाए, लेकिन स्वराज दल का कहना था कि नहीं, हम सरकार के अंदर रहकर सरकार का विरोध करेंगे। तो इस प्रकार स्वराज पार्टी जो थी ये इसको चेंजर्स और नो चेंजर्स, तो कांग्रेस के जो लोग थे वो नो चेंजर्स कहे जाते थे, स्वराज पार्टी चेंजर्स में आती थी, परिवर्तनवादी में। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भी इनको ज्वाइन किया और बाद में डॉक्टर हरि सिंह गौर को इनका भी कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र एक पार्टी बना ली। तो इस प्रकार जो विधानसभा 1919 के द्वैध शासन के तहत जो विधानसभा गठित हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया और भारी मौज से इनको विजयश्री भी प्राप्त हुई थी। तो राजनीति में इन्होंने अपना कदम रखा। लेकिन आप देखिए एक जो मज़ेदार चीज़ कि मध्य प्रदेश में राजनीति का जो चाणक्य कहा जाता है द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। जी। और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो एक बार तो इनको मतलब डॉक्टर द्वारका प्रसाद मिश्र 1923 का जो चुनाव हुआ था उसमें गौर साहब बहुमत से जीते थे और 26 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस ने और पूरी पार्टियों ने मिलकर इनको हराने के लिए पूरी दम लगा दी थी। तो मदन मोहन मालवीय, आप देखिए एक मज़ेदार चीज़ कि भारत के जो 2 महान विश्वविद्यालय हैं, जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और इनके दोनों के संस्थापक इस समय 7 थे। मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर हरि सिंह गौर का प्रचार प्रसार किया और काफ़ी उन्होंने भाग लिया और डॉक्टर गौर को वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका रही और राजनीति के क्षेत्र में भी लोग इनका डंका मानने लगे। क्या बात है। तो सुना साथियों आपने कि हम जो अपने हरि सिंह गौर जी की बात करते हैं, गौर बब्बा भी जिसे हम प्यार से कहते हैं, जिनको आज उन्होंने बचपन से, अगर हम बात करें एक बार प्रकाश डालें तो बचपन में भी उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से, उसके बाद फिर जब वो विदेश जाते हैं तो विदेश में अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, और जब भारत आते हैं तो वे भारत में आके अपनी वकालत के माध्यम से पूरे भारत को गौरवान्वित किया। ऐसे गौर बब्बा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं और उन्हीं पे और आगे चर्चा को सर आगे बढ़ाते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं सर कि गौर साहब, सर राजनीति की हमने बात कर ली, उनकी वकालत की बात कर ली और कहीं ना कहीं वो एक समाज सुधारक और महिलाओं के उत्थान में भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। वो किस तरीके से उन्होंने कार्य किए इसमें कुछ आपको बता दें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे खुशी होगी अगर लोग मुझे एक समाज सुधारक के रूप में जानें। और जो पीरियड था 1921 से लेकर 1935 तक, जी हाँ, इन्होंने जो विधानसभा में इन्होंने जो भाग लिया था उस बीच में इन्होंने समाज सुधार से संबंधित कई कानून पारित कराए। आप देखिए, नंबर 1 सबसे पहली जो बात थी वो सिविल मैरिज एक्ट। मतलब क्या था कि अंतरजातीय विवाह जो होते थे, आज जो अंतरजातीय विवाह बहुतायत में होने लगे हैं, उस समय अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं थी। अच्छा। तो उनके जो संतान होती थी उन संतानों को भी कोई उस अपनी संपत्ति में हक नहीं मिलता था। तो उन्होंने सबसे पहले तो सिविल मैरिज एक्ट पास कराया और उसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिलाई। तो आज जितने भी प्रेम विवाह हो रहे हैं उन सबको डॉक्टर गौर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि डॉक्टर गौर ही हैं जिनके कारण उनके जो प्रेम विवाह सक्सेसफुल हो रहे हैं। जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी महिलाओं की आयु, शादी, एज ऑफ कंसेंट बिल। आपको बता दें कि डॉक्टर गौर का जो महिलाओं के प्रति उन्होंने अपनी बहन के यहाँ जब गए थे तो उन्होंने लिखा भी है कि मतलब मेरी जो बहन थी वो योग्य होती हुई भी उनकी योग्यता से उनके परिवार को कोई सरोकार नहीं था। उनकी जो दिनचर्या थी वो सुबह 3 बजे आरंभ हो जाती थी। सुबह 3 बजे वो उठती थी और चक्की पीसती थी। फिर पहले कोदो पीसती थी, वो कोदो होता था, उसका आटा जो उनके जो कर्मचारी खेत पे जाते थे उनके लिए होता था। उसके बाद गेहूँ पीसती थी, वह गेहूँ उसका आटा घर वाले खाते थे और उसके बाद सब पूरे घर के लिए खाना बनाना होता था। नाश्ता नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी उनके लिए। और 2 बजे वो 3 बजे उठी इतनी मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी कि 2 बजे खाना नसीब होता था। और जो मेरी बहन खाना खाती थी वो खाना भी वो होता था जो उनके जो परिवार के पुरुषों के द्वारा छोड़ा गया जूठन होता था। तो उनको इसका बड़ा मलाल था, बड़ा दुख था। और वो बताती भी हैं कि उनकी जो सास थी वो निरंतर उनकी बहनों पर वाच रखती थी और वो कहती थी कि तुम यहाँ पर रामायण सिखाने नहीं आई हो, तुम यहाँ पर काम करने आई हो, तुम यहाँ पर रोटी बनाने आई हो, तुम वही काम करो, हमने भी जीवन भर वही काम किया है। तो डॉक्टर गौर इस बात को लेकर काफ़ी आहत थे। तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास पर विशेष बल दिया।
और उसके बाद उन्होंने आप देखिए कि एज ऑफ कंसेंट बिल, मतलब उसमें उन्होंने कहा कि विवाह हेतु महिला की स्वीकृति होना आवश्यक है, मतलब स्त्री की स्वीकृति के बिना विवाह नहीं होगा। और दूसरी बात, जो कन्या की आयु होगी वो 14 वर्ष से कम नहीं होगी, तो बाल विवाह नहीं हो पाएंगे जिससे। तो इस प्रकार ये वाला बिल उन्होंने पारित कराया। एक और जो बात थी, उस समय देवदासी प्रथा बहुत थी, मंदिरों में देवदासियाँ जाती थीं और वहाँ पे मंदिर व्यभिचार का केंद्र थे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने देवदासी प्रथा को बंद करने के लिए कानून बनवाया। और एक और जो कानून, अदालतों में उस समय महिलाओं को वकालत करने का अधिकार नहीं था, तो डॉक्टर गौर ने वह भी कानून पारित कराया और अदालतों में महिलाओं को वकालत का अधिकार मिला। तो आज जो महिलाएं हैं जो सरकारी सेवा में हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, उन्हें भी डॉक्टर गौर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हीं के कारण महिलाओं को यहाँ पर वर्चस्व मिला है। तो इस प्रकार डॉक्टर गौर ने इस बीच में 1921 से 35 की अवधि में कई समाज सुधार से संबंधित और महिलाओं की स्थिति सुधार संबंधित कानून पारित कराए। और मुझे मतलब एक इतिहासकार के रूप में इस बात का काफ़ी अफसोस होता है कि मैंने इतिहास की कई पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें देवदासी की प्रथा के अंत की बात की है, एज ऑफ कंसेंट की बात की है, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि इसके पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो डॉक्टर हरि सिंह गौर की थी। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये बात भी हम सामने लाना चाहते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाज सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अहम भूमिका थी, और वो चाहते थे कि मुझे एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाए। तो हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वो भी उनको एक समाज सुधारक के रूप में माने, पहचाने और स्थान दें। आज बिल्कुल सर, आज अगर हम गौर साहब की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि दानवीर और उन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण किया। यहाँ तक ही एक बात देखा जाए तो सर कहीं ना कहीं लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अगर हम देख रहे हैं कितनी अथक मेहनत की है, अथक प्रयास किए हैं और समाज में सुधारने का काम, और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि शिक्षा वही अच्छी है जो आपके समाज के काम आए, और जो अगर गौर साहब की जो शिक्षा थी और वो समाज में इतना बड़ा एक बदलाव लेकर आएगी। आज हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान में जो नारियों को सम्मान मिल रहा है, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं, वकालत और अन्य कोई भी अब ऐसा काम नहीं रहा है जो महिलाएं ना कर पा रही हों। उसके जो बेसिक अगर हम इतने सब पीछे जाएं अगर सालों में, तो उसमें गौर साहब का कितना बड़ा योगदान रहा है। और सर लेकिन ये सब गौर साहब ने बहुत ही अच्छे काम करे हैं, लेकिन उनका खुद का जो एक वैवाहिक जीवन था वो उतना अच्छा नहीं रहा। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, कहा जाता है जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई संबंध दुखी। तो आप ये मान के चलिए कि ये जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सभी सुख मिले। बिल्कुल। तो डॉक्टर गौर, मैंने आपको बताया कि उस समय अंधविश्वास, रूढ़िवादिता बहुत अधिक थी। मतलब ये था कि जो समुद्र पार यात्रा कर लेता था उसके साथ उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था। डॉक्टर गौर ने लिखा है कि चूँकि मेरे भाई आधार सिंह विदेश जा चुके थे तो समाज ने उनका बहिष्कार किया था, और मेरा चूँकि उनके साथ खाने पीने का संबंध था इसलिए मैं तो विदेश जाने के पहले ही समाज से बहिष्कृत हो चुका था। और इवन मेरी जो बहनें थीं वो हमारे जो जिस थाली में, जिस बर्तनों में हमारी भाभी खाना बनाती थी उन बर्तनों को छूती तक नहीं थी। वो आती थी तो अपने बर्तन में अपना खाना बनाती थी, जिससे कि वो समाज में मान्य रहे। तो डॉक्टर गौर जब लौट के आ गए भंडारा में, उनकी नियुक्ति हो गई, नौकरी लग गई, तो वे भी चाहते थे कि अब विवाह किया जाए, अपना परिवार बसाया जाए। लेकिन अब स्थिति ये थी, उन्होंने अपने दोस्तों से बात की तो दोस्तों ने कहा भाई देखिए, नंबर 1 तो कि विवाह कम आयु में हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी उम्र की लड़की नहीं है, और कम आयु की लड़की से डॉक्टर गौर शादी करने तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई मेरे को अपनी संगिनी चाहिए, दोस्त चाहिए, मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कम उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता। और समाज चूँकि उनको बहिष्कृत मानता था इसलिए समाज के लोग कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं थे। तो उनके जो भाई थे आधार सिंह, उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप ये जो रूढ़िवादी थी समाज को छोड़कर आप किसी यूरोपीय लड़की से शादी करें। और उसी बीच में भंडारा में ये थे, भंडारा में इनके एक दोस्त थे, और इनके दोस्त वो भी EAC थे, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे, नीलकंठ जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर बलदेव सिंह जी हैं, उनकी 3 लड़कियाँ हैं, तो आप इनकी लड़कियाँ सुंदर हैं, आप चाहें तो उनमें से किसी भी लड़की से विवाह कर सकते हैं। तो डॉक्टर गौर ने देखा तो उनकी जो 3रे नंबर की लड़की ओलिविया थी वो उनको पसंद आ गई, और ओलिविया से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो ओलिविया ने कहा कि मेरा विवाह तो तय हो चुका है, एक इलाहाबाद में स्कूल में शिक्षक हैं घोष, उनके साथ मेरा विवाह होना है। तो डॉक्टर गौर ने जब अपना प्रस्ताव रखा, जिद की, तो वो तैयार हो गई। उसके बाद डॉक्टर गौर चूँकि इनके जो डॉक्टर थे बलदेव सिंह जी, उनसे इलाज कराने जाते थे,
और डॉक्टर बलदेव सिंह डॉक्टर गौर को बहुत पसंद करते थे। तो जब उन्होंने डॉक्टर गौर ने कहा कि मैं आपकी लड़की ओलिविया से विवाह करना चाहता हूँ, तो उन्होंने डॉक्टर गौर को समझाया कि देखिए मैं आपको अपना मानकर एक सलाह दे रहा हूँ कि ये जो ओलिविया है वो उस स्कूल मास्टर के लिए ही ठीक है, वो आपके योग्य नहीं है, आप उसका विचार छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर गौर नहीं माने, तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है भाई आपकी इच्छा। ये बंगाली धर्म परिवर्तित क्रिश्चियन थे एक्चुअली। उसके बाद ओलिविया से उनका विवाह हो गया। और डॉक्टर गौर ने लिखा है कि यह जो विवाह हुआ था वो मेरी जल्दीबाजी का परिणाम था और मैं इस विवाह से कभी संतुष्ट नहीं रहा। मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाता था, लेकिन मेरी पत्नी शराब का शौकीन थी। और यही नहीं, मेरे जो बच्चे थे 4 पुत्रियां और मेरा पुत्र, ये भी मतलब उन्हीं मेरी पत्नी की संगत में रहे। और मेरा जो पुत्र था, मतलब मैं इतना, मेरा नाम है और मेरी इतनी कद्र है, लेकिन जो मेरा पुत्र था वो शराबी कबाड़ी निकल गया, उसको गलत लोगों की संगत मिल गई, तो वो किसी काम का नहीं निकला। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि इंसान गलत चीज़ों को जल्दी स्वीकार करता है अच्छी चीज़ों की तुलना में। तो उन्होंने, मेरे बच्चों ने मेरी पत्नी के आचरण को ज़्यादा स्वीकार किया मेरी तुलना में, और इसका मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। लेकिन मतलब किस्मत से चूँकि मैं निरंतर काम में लगा रहा, तो मुझे कभी पछताने का वक्त ही नहीं मिला। और जिस प्रकार शंकराचार्य ने कहा है कि काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यम तीव विचित्र कस्तोम कह कुत आयात इस तत्व चिंता करई भ्राते। यानी कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार बड़ा विचित्र है, इस सबको छोड़ो, तुम कहाँ हो, क्यों आए हो, क्या उद्देश्य है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, इसी में सार है। तो डॉक्टर गौर भी इसी शंकराचार्य के सूत्र को माना और उन्होंने अपनी पत्नी की ओर ध्यान न देकर अपनी उन्नति की ओर निरंतर ध्यान दिया। चलिए, तो ये डॉक्टर गौर के बारे में रोचक जानकारी हम आप सबको बता रहे हैं। आप निश्चित ही आपको ये जानकारियाँ बेहद ही अच्छी लग रही होंगी। आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। अब सर, ये हमने पूरी बात करी उनके बचपन की, उसके बाद उनकी जो विदेश में शिक्षा और सारी बातों की। इसके बाद सर जो अब अहम बात आती है, या जो हम खासकर सागर वालों के लिए एक अहम बात आती है कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना वो किस तरीके से गौर साहब ने की और उसमें क्या क्या उनको समस्याएं हुई। ये बड़ा ही एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प और एक हम सबको इच्छुक हैं कि ये सवाल आप बताएं कि आखिर कैसे क्या इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब उनको मैट्रिक करने के लिए सागर से जबलपुर जाना पड़ रहा था, तब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये विचार था कि मतलब क्यों जबलपुर, भाई नॉट इन सागर। और उसके बाद आप देखिए कि कहते हैं प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। तो जब आप कुछ चीज़ को मन से विचार करते हैं, ठानते हैं, तो प्रकृति आपकी मदद करती है। तो डॉक्टर गौर की आप देखिए इच्छा पूर्ति कैसे होती है कि उनको दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्थापक वाइस चांसलर बना दिया जाता है। उससे पहले वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ डिबेट में भाग लेते हैं। और उन्होंने लिखा भी है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम इसलिए नहीं है कि वहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है, उसका नाम इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने भी ठान लिया कि मैं भी एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाऊंगा जहाँ पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। और उसके बाद देखिए प्रकृति ने उनके सामने उस प्रकार के अवसर मुहैया रखे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज देखकर उन्होंने एक प्लान बनाया कि मुझे विश्वविद्यालय स्थापित करना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्थापक वाइस चांसलर बनाकर प्रकृति ने उनके साथ न्याय किया और उनको किस प्रकार विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली क्या होती है, यह लगातार 3 जो टर्म मिले उसमें समझ गए। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय के वो उपकुलपति बने। तो वहाँ देखिए आप, क्योंकि नागपुर उस समय गवर्नमेंट मध्य प्रांत का मुख्यालय था और जो भी विश्वविद्यालय बनने में अड़चनें आने वाली थी वो अड़चनें वहीं से दूर होनी थी नागपुर से। और नागपुर में उनको वाइस चांसलर बनाया प्रकृति ने, तो वहाँ पर उनकी जो योग्यता का डंका नागपुर में बजने लगा, लोग मानने लगे। और नागपुर में एक बार वो म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी बने थे। और उस समय उन्होंने नागपुर में रोडें बनवाई, पार्क बनवाए और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कई साधन मुहैया कराए, कोढ़ियों के लिए अस्पताल बनवाया। और इस प्रकार, और उस समय जिस प्रकार ये कोरोना महामारी फैली हुई है, उस समय जब एक म्यूनिसिपैलिटी नागपुर के अध्यक्ष थे, वहाँ पर एक रहस्यमय बुखार पूरे विश्व लेवल पर फैला हुआ था। तो उस बुखार को दूर करने के लिए उन्होंने 2 लाख शीशियाँ बंटवाई थी दवा की।
तो इस प्रकार उनकी जो विद्वत्ता का, उनकी जो प्रशासनिक क्षमता का लोहा नागपुर अच्छी तरह से मानने लगा था। और उसके बाद वो जब उन्होंने प्लान किया कि अब मुझे सागर में विश्वविद्यालय स्थापित करना है, तो ये एक बार 45 में जब डॉक्टर गौर एक शराब साहब थे, उनके साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार ये प्रस्ताव रखा कि मुझे यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करना है। और उसके बाद जब विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास किए अपना जो 20 लाख लगा के देने का, लेकिन उस समय आपको बता दें कि जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे, उन्होंने प्रयास किए कि नहीं, ये विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित हो जाए। और भी मतलब लोगों का था कि भोपाल में स्थापित हो जाए, लेकिन डॉक्टर ऋषि गौर का था कि अगर विश्वविद्यालय कहीं पर स्थापित होगा तो वो सागर में ही होगा। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि उस पर उनका मतलब वर्चस्व रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, वर्चस्व इसमें नहीं, ये स्वतंत्रता, जिस प्रकार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में स्वतंत्रता ऑटोनॉमी है, भाई ऑटोनॉमी मुझे यहाँ भी चाहिए। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय को फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूरा अपनी संपत्ति से, इस प्रकार 2 करोड़ की उसका संपत्ति थी, उससे उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने की बात रखी। और उसमें जो अड़चनें थीं, व्यवधान थे, कई तरह के थे, तो वो व्यवधान दूर हुए और अंततः सागर में विश्वविद्यालय 18 जुलाई को स्थापित, 1946 को स्थापित हो गया। तो ये मतलब उनके भागीरथी प्रयास थे, जिसके कारण ये विश्वविद्यालय सागर में स्थापित हो पाया। जी। उस समय के सर 2 करोड़ रुपए। जी। चलिए, तो सुना आप सबने किस तरीके से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उस समय का जो 2 करोड़ रुपए, तो निश्चित ही हम जो दानवीर कहते हैं वो अब आपको समझ आया होगा और उनको कहना भी चाहिए। और जितनी भी आज हम उनके लिए मान सम्मान या तारीफ़ करें वो कम है, क्योंकि कितना बड़ा विश्वविद्यालय जिससे आज सागर शहर को एक अलग नाम मिला हुआ है। और सर डॉक्टर गौर अत्यंत मितव्ययी थे, ऐसा भी हमने सुना है। देखिए, ये आपको बताएं कि डॉक्टर गौर की मितव्ययिता के किस्से बड़े मशहूर हैं। जी। आपको बताया कि डॉक्टर गौर जब सेव करते थे तो जो ब्लेड आती है, ब्लेड पे नंबर डाल लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार एक तरफ से और फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से, फिर पलट के इस प्रकार 8 बार सेव करते थे एक ब्लेड से। और उसके बाद उस ब्लेड को 2 भागों में तोड़ देते थे। जी। और उस ब्लेड को दे देते थे खानसामा को, जब उप कुलपति थे तब। और खानसामा से कह दिया था कि आप देखिए, इस ब्लेड से जो माचिस की तीली के, एक तीली के 2 भाग करेंगे, तो आधी तीली से सुबह का खाना बनाएंगे और आधी तीली से शाम का खाना बनाएंगे। और मैं 7 दिन बाद गिनूंगा कि आपकी तीलियाँ 7 से ज़्यादा मतलब खर्च नहीं होना चाहिए। जी। तो एक तो एक किस्सा है। और फिर जब गौर भवन में उनको शिफ्ट किया गया, और उस समय उनसे कहा गया भाई इसमें मतलब पूजा पाठ कराएंगे। तो उस समय जो अब हमारे जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी हैं, इनके जो पिता थे पंडित साधीराम जी, वो बड़े प्रकांड पंडित थे। और कहा जाता है कि वो बड़े मतलब बहुत प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनके मतलब क्या था कि जो उनको क्रोध जल्दी आता था, क्योंकि वो बहुत योग्य थे, उनकी योग्यता का डंका बजता था। तो डॉक्टर गौर से कहा गया कि उनसे अपन पूजा कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूजा के लिए पूजा कराऊंगा, लेकिन पूजा में अक्षत का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है हवन वगैरह में बहुत दाने फैलते हैं। जी। तो ये बात पंडित जी को बताई गई। तो पंडित जी ने कहा कि भाई जिस दानी ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया, तो फिर मैं उसकी बात क्यों नहीं मानूंगा। तो वो तैयार हो गए। उसके बाद जब हवन किया उन्होंने, पूरे पूजा पाठ के बाद, तो पूरी तस्तरी का पूरा अक्षत और वो जौ वगैरह जो रहता है वो समेट के एक बार में हवन करवा दिया। तो डॉक्टर गौर बड़े खुश हुए कि देखिए ये होता है पूजा, मतलब बिल्कुल एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया। और उसके बाद उन्होंने जो उनको दक्षिणा दी, वो 11 रुपये का चेक से दक्षिणा दी। तो सुरेश आचार्य जी, प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी बताते हैं कि उन्होंने वो इतने प्रसन्न हुए कि उस चेक को उन्होंने बनाया नहीं और अपनी पेटी में रख दिया। जो दीपावली के दिन जो पूजा पाठ की पेटी डिश में रख दिया, और उनको कभी उन्होंने भुनाया नहीं। तो इस प्रकार मतलब आप देखिए कि कांति कुमार जी जैन हैं यहाँ पे जो साहित्यकार, उन्होंने लिखा भी है कि अगर ये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया होता उन्होंने, तो उनको अपन जो महादानी कहते हैं, तो उनको महादानी की जगह महाकृपण कहा जाता। अच्छा। तो देखिए उन्होंने किस प्रकार दान के द्वारा अपनी कृपणता को जीत लिया और महादानी बनो। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार किस्से हैं ये सब, और आप सबको पसंद भी आ रही होंगी ये सब बातें। और सर डॉक्टर गौर जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि भारत में 3 महान आत्माएँ हुई हैं। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जी,
जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना और बौद्ध एंड हिज धम्म उस पर पुस्तक लिखी। वो पुस्तक भी काफ़ी पॉपुलर है, उसका हिंदी अनुवाद भदंतानंद कौशल्यायन ने किया है, भारत में बौद्ध धर्म का विकास। वो किताब बहुत पॉपुलर हुई। दूसरी जो काम किया है वो राहुल सांकृत्यायन, जिनको काशी पंडित सभा ने महापंडित की उपाधि दी थी, और वो भी बौद्ध धर्म के प्रकांड पंडित थे। और श्रीलंका का विद्यालंकार बिहार था, उसने उनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी, क्योंकि विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत्र पिटक इनके वो प्रकांड विद्वान थे। और तीसरे जो व्यक्ति थे महान, वो थे डॉक्टर ऋषिंगौर। राहुल सांकृत्यायन ने बुद्धचर्या किताब लिखी थी, भारत में बौद्ध धर्म किताब लिखी थी, और तीसरे थे डॉक्टर ऋषिंगौर, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म लिखी। यह किताब इतनी बेहतर लिखी गई कि महात्मा गांधी तक ने इसकी प्रशंसा की थी। और जापान के जो लोग थे वो तो इनको महागुरु मानते थे और इनको सेकंड बुद्धा की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रति इनका रुझान था, और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, अष्टांगिक मार्ग है, उसका ये अमल भी करते थे और लोगों से सलाह देते थे कि अष्टांगिक मार्ग पे अमल करें और दुखों से दूर रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, जो अपना हरिसिंगौर विश्वविद्यालय है सागर में जो स्थित है, उसमें सर एक गौर समाधि भी है, और गौर समाधि के पास ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी की भी समाधि है। तो गौर साहब और रविशंकर शुक्ल जी के बीच क्या संबंध था? चलिए, आपने ये अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये बात तो हमें बहुत पहले करना थी। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था कि आधार सिंह के जो मित्र थे गजाधर शुक्ल, ये एक्चुअली पंडित रविशंकर शुक्ल के चाचा थे। और जिस प्रकार डॉक्टर गौर का जन्म सागर में हुआ, ऐसे पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म भी सागर हुआ था, और उनके रविशंकर बार्ड भी उनके नाम से है। और आप देखिए, वो भी रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर में पढ़े थे, और गौर साहब भी वहाँ जाके पढ़े थे। तो ये बचपन के बाल सखा थे। और रायपुर में जब पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत की थी, उस समय गौर साहब भी उनके पास गए थे। और जब गौर साहब विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे थे, और जो विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोग प्रयासरत थे कि विश्वविद्यालय भोपाल में चला जाए या जबलपुर में चला जाए, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे मध्य प्रांत के। अच्छा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के सामने जब ये बात आई, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा कि नहीं, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब मुसीबतों को दूर कर दूँगा, और आप निश्चिंत होकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास कीजिए। और आप देखिए कि प्राकृतिक ने उनके साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साड़ू भाई थे प्रणेश्वर नाथ काटजू, और उनकी पत्नी स्वरूप रानी काटजू। तो उनको जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर भेजा गौर साहब की मदद करने, और उनने डॉक्टर गौर की विश्वविद्यालय स्थापित करने में काफ़ी मदद की। प्रशासनिक स्तर पर जो भी काम हो सकते थे वो उन्होंने किए। और जो प्रशासनिक अड़चनें थीं, मतलब कह सकते हैं, जैसे कई बार कहा जाता है ये भागीरथी प्रयास थे। असल में जिस प्रकार गंगा को लाना था पृथ्वी पर, तो गंगा ने कहा कि भाई मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो भार है वो कौन सहेगा? जी हाँ। क्योंकि मेरे भार से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो तब शंकर भगवान ने कहा था कि मेरी जटाओं में पहले आप आएंगे, मेरी जटाओं से फिर आपको पृथ्वी पर उतारा जाएगा। तो जैसे रविशंकर शुक्ल ने, उनके नाम में शंकर है, तो उन्होंने भी कहा ये जो ज्ञान गंगा विश्वविद्यालय रूपी महागंगा जो आने वाली है, इसमें समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को सहने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ, और मैं इन समस्याओं को दूर करूंगा, आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए। तो इस प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल प्रशासनिक दिक्कतों को निपटाने के लिए नागपुर में अपने प्रयास करते रहे, और यहाँ पर डॉक्टर ऋषिंगौर प्रणेश्वर नाथ काटजू के साथ, जे.के. अटल जो कमिश्नर जी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उनके साथ, और बेव जो आर्मी के थे उनके साथ, B.L. सराफ जी। तो इस प्रकार कई प्रयासों से हर प्रशासनिक अड़चन को दूर करने रहे। और आप देखिए, जब इस विश्वविद्यालय का नाम की बात आई, तो लोगों ने कहा नहीं, इसका नाम डॉक्टर ऋषिंगौर विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो डॉक्टर ऋषिंगौर बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा नहीं, नाम होगा इसका सागर विश्वविद्यालय, और इसका नाम सागर विश्वविद्यालय इसलिए होगा कि यह विश्वविद्यालय हजारों डॉक्टर ऋषिंगौर पैदा करेगा। और अगर इसका नाम हरिसिंगौर विश्वविद्यालय रहेगा, तो इट में भी पॉसिबल कि इसको जबलपुर ले जाया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, जिस प्रकार हाई स्कूल शिफ्ट कर दिया था। और अगर इसका नाम सागर विश्वविद्यालय रखा जाता है तो ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाम के साथ सागर जुड़ा हुआ है। जी। तो ये भी एक उसके पीछे एक लॉजिक था। और जब लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसको ले जाके रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे कानूनी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन विश्वविद्यालय सागर से किसी भी रूप में कहीं नहीं जाएगा, वो बनेगा। समय का वकील कौन हो सकता है? बस बस। और आप देखिए, और आप मज़ेदार चीज़ देखिए, 18 जुलाई 1946 को जब विश्वविद्यालय स्थापित होना था, उस समय ये डॉक्टर ऋषिंगौर यहाँ नहीं थे,
डॉक्टर हरि सिंह गौर को आवश्यक कार्य से नागपुर जाना पड़ा और पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर गौर वहाँ पर कोई भी भारत प्रशासनिक अड़चन को दूर करने में लगे हुए थे और यहाँ पर भव्य समारोह हो रहा था, जिसमें समारोह में ये बात कही गई कि भाई ये विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। जनता यहाँ पर सैलाब मौजूद था और जनता की समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वविद्यालय स्थापना की खुशी मनाएं कि विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर के इस संस्थापना दिवस पर ना होने का गम मनाएं। लेकिन चूंकि स्थापना में ही डॉक्टर हरि सिंह गौर की खुशी थी और स्थापना संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए वे नागपुर में बैठे थे उस समय, तो जनता ने कहा नहीं, हमें डॉक्टर गौर की खुशी में शामिल होना चाहिए और जनता की खुशी का कोई मतलब सीमा नहीं रही। तो इस प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल की भूमिका थी। और आप देखिए कि पंडित रविशंकर शुक्ल इनके मित्र रहे और डॉक्टर गौर ने इस कानून बनवाया विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय में क्या होता था कि उपकुलपति होते थे और कुलाधिपति वो होते थे राज्यपाल। लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कहा कि इसके कुलाधिपति मुख्यमंत्री बनेंगे, तो स्पेशल प्रावधान किया गया कि कुलाधिपति पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाने के लिए मुख्यमंत्री को कुलाधिपति रखा गया। तो उसके बाद कुलाधिपति के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल रहे और डॉक्टर हरि सिंह गौर की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत प्रयास किए। वो प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी को यहाँ पर लाए सेकंड वाइस चांसलर के रूप में और थर्ड वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को रखा। और जब पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हुई तो उनकी समाधि गौर साहब के बगल में रखी गई। तो बचपन में मुझे 2 फिल्में बड़ी पसंद थी, एक शोले और एक दोस्ताना, और इसके 2 गाने बड़े पसंद थे। कभी सुनता था तो मैं सोचता था कि ये गाने का अर्थ क्या है। जैसे एक शोले में था कि दोस्ताना में था कि न बिछड़ेंगे मर कर भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मर के ना बिछड़ें। तो ये दोनों समाधियों को पास में देख के लगा कि नहीं ये है सही मायने में। जी हाँ बिल्कुल सर, ये अटूट जो हम दोस्ती कहते हैं, अटूट दोस्ती है, उसका एक मिसाल है कि वो मरने के बाद भी दोनों की समाधियाँ वहाँ पर हैं और आज वो अमर हैं। और अगर गौर साहब की समाधि पे हम जाते हैं तो डॉक्टर पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि पर भी हम माथा टेकते हैं। तो निश्चित ही साथियों, ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत ही रोचक हैं और आपको पसंद आई होंगी। आप हम सब माने और एक महान शिक्षाविद, महान दानवीर, ऐसे महान डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बुंदेली हलचल के साथ जुड़े रहें और आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा है इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।